हेलो स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जब मैंने बात की थी आपसे, तो प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कल मैनर ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन की रीति। और मैनर ऑफ इलेक्शन में मैंने 3 पॉइंट पर आपसे डिस्कशन किया था। पहला, गुप्त मतदान, जिसको आपने कहा सीक्रेट बैलेट सिस्टम। दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और तीसरी बात मैंने की थी आपसे एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मैं समझता हूं कि ये तीनों पॉइंट कल समझ में आए होंगे आपको। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण को मैंने आपको कहा था कि इन दोनों को मिलाकर हेयर योजना कहा जाता है। गॉट इट। अब इस हेयर योजना के बारे में मैंने आपको बताया कि जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे कौन सी स्कीम से जनरेटेड होंगे? हेयर योजना से। ठीक। तो मैंने आपको ये भी बात कही कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी देखें, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का भी जो मैनर ऑफ इलेक्शन है वो सेम ही है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इसी प्रोसेस पर होता है। मैनर ऑफ इलेक्शन यही है, सीक्रेट बैलेट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। फिर मैंने कल बात की थी आपसे एक फॉर्मूला की, है ना। और फॉर्मूले में आपने इस बात को कहा था कि फॉर्मूले को देखने के लिए हमको एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकाल रहे हैं और एक एमपी के वोट का वैल्यू निकाल रहे हैं। कल मैंने आपको एमएलए के वोट के वैल्यू के लिए फॉर्मूले को लिखवाया था, याद आ रहा है आपको? और वो वोट का वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था कि हर एक स्टेट की पॉपुलेशन को आप ऊपर रखते हैं और उस स्टेट में जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं उनको आप नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से। याद आ रहा है आपको? उसके नीचे लिखेंगे अब आप। ठीक। यदि उपरोक्त सूत्र को हल करने के बाद शेष 500 से अधिक होता है, शेष 500 से अधिक होता है तो भागफल में एक जोड़ दिया जाता है। अन्यथा केस की उपेक्षा कर दी जाती है। अन्यथा केस की उपेक्षा कर दी जाती है। तो फॉर्मूला क्या था? मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम निकाल क्या रहे थे? हम निकाल रहे थे वोट वैल्यू। और ये वोट वैल्यू हम निकाल रहे थे किसकी? तो आपने कहा इस वोट वैल्यू को निकाल रहे थे हम इलेक्टेड एमएलए के लिए, या और अच्छे शब्दों में कहें इसको तो इलेक्टेड एमएलए के लिए। और इस वोट वैल्यू को निकालने के लिए हमने कहा कि ऊपर क्या रखा है आपने? ऊपर रखी है आपने उस स्टेट की पॉपुलेशन, याद आ रहा है? उस राज्य की जनसंख्या। और उसके नीचे क्या रखा है आपने? उसके नीचे आपने रखा है जिस राज्य की जनसंख्या को लिया गया है, जिस राज्य के लिए आप काम कर रहे हैं, उस राज्य के
निर्वाचित, है ना, निर्वाचित एमएलए की कुल संख्या, ठीक है, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1/1000 से, और फिर आपने कहा जो भी रिमाइंडर बचेगा आपका, शेष बचेगा, अगर वो 500 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, जो भागफल आपका आया है उस भागफल में आप एक जोड़ देंगे, नहीं तो बाकियों को आप उपेक्षा कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। गॉट इट। इसी तरीके से हमने अब वोट वैल्यू हमको निकालनी है, अब हमको वोट वैल्यू निकालनी है एक इलेक्टेड एमपी की। इसकी निकालनी है एक इलेक्टेड एमपी की, तो लिखेंगे फॉर्मूला, संसद सदस्य के मत का मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का मूल्य बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, मीन द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड एमपीज फॉर द बोथ द हाउसेस, और ऊपर आपने क्या रखा है, टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल एमएलएज ऑफ द टोटल स्टेट्स, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनके जितने भी एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमएलएज, उनके जो वोट वैल्यू है उनको ऊपर रख दिया आपने टोटल को, और नीचे किसको रख दिया, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। इसका मतलब आपने वोट वैल्यू निकाली है इलेक्टेड एमपी की। इलेक्टेड एमपी का मतलब वो एमपी चाहे तो इलेक्ट हुआ हो कहाँ पर, राज्यसभा में, चाहे तो इलेक्ट हुआ हो कहाँ पर, लोकसभा में। इसका मतलब राज्यसभा और लोकसभा के एमपी का वोट वैल्यू क्या निकल कर आएगा, बराबर, एग्जैक्टली बराबर निकल कर आएगा, समझ इस बात से। वहीं एमएलए का वोट वैल्यू को देखेंगे आप, तो एमएलए के वोट वैल्यू जो राज्यों के बीच में आपने कहा था कि स्टेट और स्टेट के बीच में इस फॉर्मूले से क्या होगी, स्टेट और स्टेट के बीच में इस फॉर्मूले से यूनिफॉर्मिटी होगी, भूल जाते हैं आप, ठीक है। और स्टेट के एमएलए और एमपीज के बीच में, यानी कि अगर मैं एमएलए और एमपी के बीच में बात करूं तो एमएलए और एमपी के बीच में क्या होगी इस फॉर्मूले से, तो आप कहेंगे पैरिटी होगी, कोशिश की जाएगी कि बराबर हो जाए एमपी के वोट का वैल्यू और एमएलए के वोट का वैल्यू। समझ में यही बात, लिखेंगे इसके नीचे, यदि इस फॉर्मूले में हल करने के बाद, या इस फॉर्मूले को हल करने के बाद आधे से अधिक भिन्न आती है, आधे से अधिक भिन्न आती है, तो एक जोड़ दिया जाएगा, बाकी भिन्नों की उपेक्षा कर दी जाएगी। तो ये सॉल्व करने के बाद अगर मान के चलते हैं कोई फॉर्मूला आता है या कोई चीज़ आती है जैसे कि x टू 1/2, ठीक है, तो इसको 1/2 को क्या कर देंगे आप, इग्नोर कर देंगे, यही तो बात है। अगर ये कितनी होती, 1/2 से ज़्यादा होती, यानी कि अगर ये आती x टू 3/4, तब आप 3/4 की जगह क्या कर देते इसको, x+1 कर देते इसको आप, ये तो मतलब हुआ। ऐसे ही ऊपर वाले फॉर्मूले में आपने कहा कि अगर जो शेष है वो कितना आ रहा है, 500 से ज़्यादा, भूल जाते हैं आप इस बात को, तब आप क्या कर देंगे उसमें +1, और अगर शेष क्या आ रहा है 500 या 500 से कम, तो उसको इग्नोर
कर देंगे। ये फॉर्मूले समझ में आए आपको? ये फॉर्मूले क्यों बनाए गए? जिससे कि स्टेट और स्टेट के बीच में क्या आ पाए, यूनिफॉर्मिटी। ये फॉर्मूले इसलिए बनाए गए जिससे कि एमएलए के वोट की वैल्यू में और एमपी के वोट की वैल्यू में क्या आ पाए, पैरिटी। बात समझ में आई? लिखेंगे इसमें, मैं लिखाता हूं। ये फॉर्मूले इसीलिए बनाए गए हैं जिससे कि समस्त राज्यों में एकरूपता रहे, समस्त राज्यों में एकरूपता रहे, समस्त राज्यों में एकरूपता रहे, और राज्य और संघ के बीच, राज्य और संघ के बीच समरूपता रहे। इतनी बात समझ में आई? कहीं कोई डाउट नहीं है? अब मेरी बात को ध्यान समझेंगे सभी लोग। यहां जब आपने राज्य की जनसंख्या लिया तो आपके प्रश्न मन में ये हो रहा होगा कि कौन सी जनसंख्या, तो ध्यान रखेंगे कौन सी पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन, 1971। समझ पाए मेरी बात? कौन सी पॉपुलेशन, 1971। ठीक है। अब आप कहोगे साहब 2021 की पॉपुलेशन क्यों नहीं ले रहे गुरुजी? तो 2021 की पॉपुलेशन हुई नहीं, तो फिर आपका जवाब 2011 की पॉपुलेशन क्यों नहीं ले रहे? तो अब ध्यान से समझिएगा, 2011 में कई राज्यों की जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन राज्य के निर्वाचित एमएलए की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, तो ऊपर वाला हिस्सा अगर बढ़ा हुआ होगा तो फिर वोट वैल्यू उस राज्य की बढ़ी हुई निकलेगी। बोलो, जिससे राज्यों के बीच में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। आ पाएगी? इसलिए जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एफर्ट्स लगाए हैं उन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को कम किया है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं उसके डायमेंशन को, अगर आप समझ पाए तो। ठीक है, देखिए मैं मिटा रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, जब मैं बात करता हूं पॉपुलेशन की, ठीक है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना मींस जनसंख्या नियंत्रण एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसका लिस्ट का समझ में आई? इसका मतलब जब तक राज्य नहीं चाहेंगे उन राज्यों की जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो सकती। क्लियर? हालांकि जनसंख्या नियंत्रण के लिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसमें यह कहा गया राज्यों को कि उन राज्यों को या सभी राज्यों को अपने यहाँ टीएफआर का मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट को करना है 2.1। कितना करना है? और मैं आपको बता दूं कि हमारी आज की डेट में टीएफआर कितनी आ रही है निकलकर 2, यानी कि जो हमारा टारगेट था 2.1 उससे भी कम। और इसमें इसमें बहुत महत्वपूर्ण तौर पर काम किया है दक्षिण भारत के राज्यों ने। कहाँ के राज्यों ने? दक्षिण भारत के राज्यों ने। नहीं समझ में आ पाई बात? दक्षिण भारत के राज्यों में टीएफआर जो है वो क्या है, 2 है या लेस देन 2 है। सकल प्रजनन दर कहते हैं टीएफआर को। क्या कहते हैं? सकल प्रजनन दर। तो अब मेरी बात समझिए, जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अपनाए, ठीक है, उन राज्यों के साथ अन्याय हो जाता अगर हम कौन सी पॉपुलेशन को रिगार्ड करते, 2011 की पॉपुलेशन को। नहीं समझी बात? हो जाता, नहीं हो जाता? तो किनको पनिशमेंट मिलता? दक्षिण भारत के राज्यों को, अगर हम 2011 की पॉपुलेशन को कंसीडर करते तो। समझी बात? इसीलिए हमने कौन सी पॉपुलेशन को रखा कॉन्स्टिट्यूशन में, 1971, 1971। तो आप समझ पाए? तो राज्य की जनसंख्या में कौन सी जनसंख्या देखते हैं आप? 1971 की। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? जिससे कि स्टेट बढ़ी हुई जनसंख्या फायदा ना ले जाए और अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अपनाएं। क्लियर हो रही बात? अब और समझिए अच्छी तरीके से क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा क्या कि राज्य की जनसंख्या के लिए आप कौन सी जनसंख्या को देखते हैं, 1971 को। ठीक है, और ये कब तक देखते रहेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि तब तक देखते रहेंगे जब तक कि 2026 के बाद की पॉपुलेशन नहीं आ जाती। अब 2026 के बाद की पॉपुलेशन का मतलब वो सेंसस का वो नहीं है 2031 में, और 2031 का डेटा आते आते करीब करीब 2035 हो जाएगा।
यानी कि ये 1971 की पॉपुलेशन कब तक चलती रहेगी, लगभग 2035 तक। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि इस फॉर्मूले में जहां राज्य की जनसंख्या लिखी हुई है वहां कौन सी स्टेट की पॉपुलेशन कौन सा ईयर है, तो आप याद रखेंगे, लिख लीजिए वहां पर 1971। ठीक है, लिख लीजिए वहां पर 1971। ठीक है, और ये काम कब तक चलता रहेगा, लिखिए इस बात को। 2026 जिसको जोड़ा गया 84वें संविधान संशोधन से, ये भी लिखें, जिसको जोड़ा गया 84वें संविधान संशोधन, क्योंकि पहले यहां पर लिखा हुआ था 2000, जिसको रिप्लेस किया कब से, किससे, 2026 से। लिख लेंगे। चलिए अब दोबारा चलते हैं। हमने राष्ट्रपति की बात की और हमने आर्टिकल 52 से चीजों को उठाया। आर्टिकल 52 में आपने कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो कहा था आपने। फिर आपने बात की आर्टिकल 53 की, तब आपने कहा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति मीन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें होगी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। बोलो, या तो वो उसको एग्जीक्यूट खुद करेगा या तो एग्जीक्यूट अपने सबॉर्डिनेट से करवाएगा, यही तो कहा। लेकिन जब वो एग्जीक्यूटिव पावर को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, चाहे तो खुद, चाहे तो स्वयं, चाहे तो अपने सबॉर्डिनेट से, तब वो किसका अनुपालन करेगा, किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। याद आ रहा है? इसी में आपने लिखा 53 में क्या, कि जो भी सुप्रीम कमांडर है फोर्सेस का वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा और उसकी इस पावर को लॉ रेगुलेट कर सकता है, विधि के द्वारा उसको विनियमित किया जा सकता है। ये लिख चुके हैं आप? ठीक। उसके बाद आपने बात की किसकी, आर्टिकल 54 की। और आर्टिकल 54 में आपने क्या देखा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और उसमें देखा आपने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण मीन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन, यस और नो। जिसमें आपने कहा इलेक्टेड एमपीज एंड द इलेक्टेड एमएलएज इंक्लूडिंग द एमएलएज ऑफ द पुडुचेरी, इंक्लूडिंग द एमएलएज ऑफ द दिल्ली एनसीआर या एनसीटी दिल्ली, इंक्लूडिंग द एमएलएज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। देखा आपने। आर्टिकल 54 के बाद आपने देखा आर्टिकल 55 को, जिसमें आपने मैनर ऑफ इलेक्शन की बात की कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। तो आपने कहा 3 पॉइंट, 3 पॉइंट को 2 में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, हेयर स्कीम होगी और दूसरा गुप्त मतदान का मतलब सीक्रेट बैलेट होगा। ये क्या होते हैं वो समझ लिया आपने, हाँ। प्लस फॉर्मूला जो बनाया आपने, एक इलेक्टेड एमएलए की वोट को वैल्यू को निकालने के लिए और एक इलेक्टेड एमपी की वोट को वैल्यू को निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो हम कितनी भी कोशिश करें, हम कितनी भी कोशिश करें 55 को ध्यान में रखते हुए, फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, तो भी स्टेट और स्टेट के बीच में, स्टेट और स्टेट के बीच में यूनिफॉर्मिटी लाना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल। ठीक है, प्लस स्टेट और यूनियन के बीच में पैरिटी लाना मुश्किल होगा। लेकिन एमपी का वोट का वैल्यू, चाहे तो वो एमपी राज्यसभा का है चाहे तो वो लोकसभा का है, उसका वोट का वैल्यू एग्जैक्टली बराबर होगा। नहीं समझ में आ रही बात? क्या मतलब, लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य के मत का मूल्य एग्जैक्टली क्या होगा, बराबर। लेकिन राज्यों के एमएलए के वोट का वैल्यू एग्जैक्टली बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। राज्य के एमएलए का वोट का वैल्यू और एमपी के वोट का वैल्यू बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात जारी दिमाग में। लेकिन इलेक्टेड एमपी का वोट का वैल्यू, चाहे तो वो राज्यसभा का है चाहे तो वो लोक, एग्जैक्टली क्या होगा, बराबर होगा। कोशिश कर रहे हैं हम इनके बीच में, इसके बीच में क्या लाने की, यूनिफॉर्मिटी, और इनके बीच में क्या लाने की कोशिश है। ये समझ में आ रही बात? एग्जैक्टली बराबर हो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ में आ रही बात? कोई डाउट नहीं इसमें। अब हम अगले आर्टिकल को देखेंगे और वो आर्टिकल हमारे पास कौन सा है, 56, आर्टिकल 56 डालेंगे, अनुच्छेद 56। आर्टिकल 56
लिखेंगे राष्ट्रपति की पदावधि मीन द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की पदावधि टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। पहला पॉइंट। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष। पदावधि कितनी होती है? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर। मैंने कहा कि 5 वर्ष कब से, तो मैंने ये नहीं लिखाया कि 5 वर्ष कब से, ये नहीं लिखाया मैंने आपको। का मतलब प्रेसिडेंट ने जिस दिन से ओथ ली है उस दिन से 5 साल काउंट होंगे? नहीं। कब से होंगे 5 साल काउंट? तो मैंने लिखा है पद ग्रहण करने की तारीख से। का मतलब जब वो अपने ऑफिस में एंटर कर जाएगा, when he or she was enters upon his or her office, तब से कितने साल हैं? 5 साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है प्रीलिम्स में। 5 साल कब से? चुनाव में जीतने के बाद से? नहीं। शपथ लेने के बाद से? नहीं। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब वो पद ग्रहण कर लेता है का मतलब मोटे तौर पर ये माना जाता है कि जब वो शपथ ले लेता है, ओथ एंड इन्फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये मान लिया जाता है कि उसने क्या ग्रहण कर लिया? पद। समझ बात? इसका मतलब उसका कार्यकाल कब से नहीं होता है स्टार्ट? निर्वाचन से उसका कार्यकाल स्टार्ट नहीं होता। यह माना जाता है कि पद ग्रहण करने की तारीख वही होती है जब उसने क्या ली है? शपथ। लिखेंगे नोट करके। निर्वाचन में जीतने के बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल प्रारंभ नहीं होता। निर्वाचन में जीतने के बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल प्रारंभ नहीं होता। लिख लिया? दूसरा, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको सौंपता है? लिखें। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको दे रहा है? उपराष्ट्रपति को। रेजिग्नेशन। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा लिख लिया? तीसरा कौन सा? अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देख लीजिए इसको। देख लिया? अगला पॉइंट, राष्ट्रपति तब तक अपने पद को नहीं छोड़ते, राष्ट्रपति तब तक अपने पद को नहीं छोड़ते जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है?
क्योंकि जब तक उनका सक्सेसर नहीं आएगा तब तक प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को खाली नहीं करेगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं प्रेसिडेंट की गद्दी कभी खाली नहीं होती। ठीक है, जैसे कि राज्यों के राजाओं की गद्दी खाली नहीं होती, क्योंकि राज्यों के राजाओं की गद्दी अगर खाली हो जाती है तो फिर पॉलिटिकल वैक्यूम कहलाता है वो, राजनीतिक निर्वात। और फिर जो दूसरे आक्रमणकारी होते हैं फिर वो आक्रमण करते हैं। तो इसलिए राजगद्दी को खाली नहीं किया जाता और प्रेसिडेंट की पोस्ट कभी खाली नहीं होती। ध्यान रखना है इस बात को। समझाता हूँ, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। जब मैं राष्ट्रपति की बात करता हूँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति की गद्दी कभी खाली नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति मर गया तो कॉमन सेंस की बात है कौन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा तो उस उपराष्ट्रपति को आप क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, कार्यवाहक, मीन द एक्टिंग प्रेसिडेंट। और उसके पास वो सब पावर होंगी जो पावर किसके पास होती हैं, प्रेसिडेंट के पास। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात। और मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में यूएस में प्रेसिडेंट ने ओथ ली है अपनी, लिए। हम इस लेक्चर को भी लेंगे जहां यूएस के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट को कंपेयर करेंगे। लेकिन पहले आप इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक बेसिक बातें जान लीजिए। ठीक है, अभी हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट ने भी क्या ली है, ओथ। याद आ रहा है, अभी कल परसों की बात है। ठीक, तो उसको देखेंगे हम। थोड़ी इस बात को, अगली बात पर आइए। मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति के पद कभी खाली नहीं रहेगा। अब दूसरी बात समझिए, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखाया, मैंने पहला पॉइंट लिखाया कि राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति को। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद दूसरा नंबर ही किसी का है। और राष्ट्रपति की आकस्मिकताओं में या किसी इमरजेंसी में या किसी और समस्याओं में किसको काम करना है, तो इस्तीफा भी किसको देना चाहिए, उपराष्ट्रपति को। कॉमन सेंस की बात है। राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। और भैया अब यहां पर एक ऐड और कर लीजिएगा और जान लीजिए, हालांकि आप पढ़ेंगे आगे, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। बात समझ में आई? चलो और समझिए अच्छी तरीके से। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, इसके लिए एक शर्त है। इसके लिए कंडीशन यह है कि कर्तव्य है, ये शर्त के रूप में उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है क्या, कि लोकसभा को, इसको लोकसभा को क्या देनी होगी, इसकी तुरंत क्या देनी होगी, सूचना। किसको देनी होगी, उपराष्ट्रपति को। किसको सूचना पहुंचानी होगी, लोकसभा को, कि किसका राष्ट्रपति, किसका त्यागपत्र आ गया है मेरे पास। लिखें, लिखें इस बात को। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना इसलिए दी जा रही है कि अध्यक्ष महोदय, अब जो आप बिल पास करो उन बिल को प्रेसिडेंट के पास मत भेजना, क्योंकि प्रेसिडेंट ने तो क्या दे दिया है। अब उनकी जगह उन बिल्स को मेरे पास भेजना, क्योंकि मैं क्या बन गया हूं अब, वेरी गुड, समझ पाए मेरी बात। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को लिखा गया कि राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत किसको पहुंचाए, लोकसभा के अध्यक्ष, मतलब लोकसभा को, लोकसभा के अध्यक्ष को। बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं है, दोबारा देखिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति का काम किसको ही करना होता है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और अच्छे समझाता हूं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उपराष्ट्रपति के सिर्फ दो फंक्शन है या दो काम है। ठीक है, एक तो काम है एज अ प्रेसिडेंट काम करना, किस रूप में काम करना, राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, कब, जब कोई कैजुअलिटी हो, जब कोई कैजुअलिटी हो, वाइस प्रेसिडेंट को किसका रोल प्ले करना है, क्लियर। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का काम है, आप पढ़ेंगे आगे, वाइस प्रेसिडेंट का काम है एज अ चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स,
अर्थात राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना। बाकी मेरी बात, सिर्फ यही दो फंक्शन है उपराष्ट्रपति के, इसके अलावा कोई तीसरा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करना, या फिर एज अ चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना। बोलो, इस काम से वो राज्यसभा के काम को सही तरीके से चला रहा है और इस काम से वो राजगद्दी को खाली होने से बचा रहा है। बोलो क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट होता कौन है? तो आप कहते हैं प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है। कौन है? का मतलब राज्य का मुखिया। यस और नो? और इसकी गद्दी कभी खाली नहीं होनी चाहिए, इसीलिए या तो ये प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है, या तो ये चेयरपर्सन किसका है? काउंसिल ऑफ स्टेट का। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति का एक कर्तव्य है कि वो लोकसभा को इसकी सूचना तुरंत पहुंचाए, क्योंकि लोकसभा जान ले कि अब जो बिल पास करने हैं लोकसभा को, वो पास करने के बाद किसकी कंसेंट के लिए भेजने हैं? महोदय मेरी कंसेंट, क्योंकि मैं क्या बन गया हूं अब? राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति का क्या गया मेरे पास? इस्तीफा। समझ पाया मेरी बात? ये कॉन्स्टिट्यूशन में शर्त है और ये किसका कर्तव्य है? उपराष्ट्रपति का, कि वो किसको सूचना पहुंचाए? लोकसभा को। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में मैंने आपको लिखाया कि राष्ट्रपति को अगर आप हटाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपके पास किसकी प्रक्रिया है? महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है? मीन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है? यहां पर स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं कुछ कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। क्या? नंबर एक, इसको आप क्या कह रहे हैं? इसको आप कह रहे हैं पद से हटाने की प्रक्रिया, मीन्स द रिमूवल प्रोसेस। पहले तो बताओ समझ में ये बात। और इस रिमूवल प्रोसेस का टेक्निकली नाम क्या है? महाभियोग। इम्पीचमेंट। क्लियर? रिमूवल प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई लोगों के लिए दिए गए हैं। रिमूवल प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई लोगों के लिए दी गए हैं, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इस रिमूवल प्रोसेस के लिए इम्पीचमेंट वर्ड का यूज सिर्फ किया गया प्रेसिडेंट के लिए, और किसी के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन जर्नली गाइड्स में या जर्नली और जो लोग हैं वो सबके लिए कौन से शब्द का प्रयोग कर लेते हैं? महाभियोग का, जो गलत है, जो नॉन या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है? महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ किसके लिए किया जाएगा? तो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, किसके लिए किया जाएगा? सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। इसका मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? सिर्फ महाभियोग। और किसी को भी पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए आप महाभियोग शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखेंगे इस बात को। दूसरी बात समझिए, महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो मैंने लिखा है यहां पर आपको, आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मैं उस पर आऊंगा अभी। ठीक है? तीसरी बात क्या देखी आपने? तीसरी बात आपने देखी कि राष्ट्रपति तब तक अपने ऑफिस को नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसका सक्सेसर नहीं आ जाता। ये तो बात लिखी आपने। तो हमने आर्टिकल 56 में क्या देखी? इसका टेन्योर देखा, पदावधि। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 57, लिखेंगे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता भारत में, लिखेंगे इसमें, भारत में राष्ट्रपति का पद कितनी बार भी धारित किया जा सकता है? धारित किया जा सकता है। लिख लिया? चलो, तो इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे? समझाने की आवश्यकता है?
और थोड़ा सा समझ लीजिए अगर आपको लगता है कि समझने की आवश्यकता है। आपने अभी कहा कि कितने साल का टेन्योर है गुरुजी? 5 साल का। कब से? पद ग्रहण करने की तारीख से। पद ग्रहण का मतलब जिस दिन शपथ ले लेता है, ये मान लिया जाता है मोटे तौर पर कि पद ग्रहण उसने कर लिया है। ये तो बात है। ठीक। तो 5-5 साल के कितने टर्म हो सकते हैं? तो आप कह रहे हो कि 5-5 साल के टर्म हो सकते हैं इनफाइनाइट। कितने टर्म हो सकते हैं 5-5 साल के? इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि कोई आदमी कितनी बार राष्ट्रपति रह सकता है? कितनी बार भी। कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है, कहाँ पर? इंडिया में। मैं यहाँ पर हल्की सी एक बात करता हूँ आपसे। अगर यूएस और इंडिया के प्रेसिडेंट की पोस्ट को कंपेयर किया जाए, तो यूएस में प्रेसिडेंट का टेन्योर जो होता है वो कितना होता है, क्या आप जानते हैं? और हिंदुस्तान में भी लिखा आपने 5 साल। फिर आपने लिखा कि 5-5 साल के कितने टर्म, तो आपने कहा इनफाइनाइट, क्योंकि आपने लिखा पुनर्निर्वाचन के लिए वो पात्र है, एलिजिबल है। हाँ, ये तो लिखा। ठीक। और कितने पुनर्निर्वाचन हो सकते हैं उसके, तो आपने कहा इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं। यूएस में 4-4 साल के हो सकते हैं सिर्फ 2 टर्म। ठीक है, 4-4 साल के अगर 2 टर्म को आप देखते हैं तो ये कितने साल निकल कर आते हैं? 8 साल। वैसे वो रह सकता है करीब करीब कितने साल? 10 साल। यानी कि 2 साल हो सकता है उसने काम किया हो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। 2 साल काम कर लिया। और चुनाव जीतकर कितने कितने साल के टर्म पूरे कर लिए? 4-4 साल के। तो टोटल कितने साल रह सकता है वो? और कितने टर्म रह सकता है? 2। और हमारे यहाँ टर्म कितनी है? इनफाइनाइट। समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए, तो अब आप समझिएगा इसको अच्छी तरीके से मेरी बात को, जिससे कि आपको कुछ समस्या पैदा ना हो। ये बात समझ में आई आपको? तो 57 देख लिया आपने। नेक्स्ट 58, आर्टिकल 58। अहर्ताएं, क्वालिफिकेशंस। क्या लिखेंगे? अहर्ताएं, क्वालिफिकेशंस। ठीक है। नंबर 1, भारत का नागरिक। क्या होना चाहिए उसको? भारत का नागरिक। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु। ठीक है। नंबर 3, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अहर। लिख लिया? लिख लिया? नंबर 4, लाभ का पद धारित ना करता हो। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन देख लें। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 58। अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आर्टिकल याद होने चाहिए। 57 में बात थी एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन। आर्टिकल 56 में बात थी द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 में बात थी मैनर ऑफ द इलेक्शन। आर्टिकल 54 में बात थी इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 में द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। और आर्टिकल 52 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब आर्टिकल कॉन्सिक्यूटिवली लगे हुए हैं एक के साथ एक। अब समझना एक एक करके। क्वालिफिकेशन में पहली क्वालिफिकेशन दिखाती है इस बात को, जिसको आप कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं सिटीजनशिप।
सिटीजनशिप एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। नागरिकता एक राजनीतिक अवधारणा है। हाँ, कैसी अवधारणा है? वेरी गुड। किसी की सिटीजनशिप को कैंसिल करने का राइट, किसी की सिटीजनशिप को एक्वायर करने का राइट और उसको लेकर लॉ बनाने का राइट पार्लियामेंट के पास है पूरी तरीके से। भूल तो नहीं गए? याद आ रहा है कि क्या कर सकती है पार्लियामेंट? किसी को भी सिटीजनशिप से हटा सकती है और किसी को भी सिटीजन बना सकती है और उसके रिगार्ड में लॉ बना सकती है। जैसे कि रिसेंटली सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2019 में। भूल तो नहीं गए? चलो वेरी गुड। तो पहली कंडीशन कौन सी है? पॉलिटिकल। या पहली क्वालिफिकेशन कौन सी है? पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन, सिटीजनशिप। दूसरा, कितनी आयु? 35 साल की। ये आयु अधिकतम नहीं है, ये आयु कैसी है? वेरी गुड। यानी कि राष्ट्रपति के लिए क्वालिफिकेशन में आयु जो रखी गई है वो कैसी है? मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35, मिनिमम एज। इसका मतलब दूसरी चीज क्या दिखा रही है? कौन से फैक्टर को दिखा रही है? बायोलॉजिकल फैक्टर। अरे एज मींस बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकली क्या दिखा रही है कि बायोलॉजिकली क्या होना चाहिए उसको? मैच्योर। क्योंकि कितने साल की आयु है न्यूनतम? मिनिमम, मिनिमम 35। समझ में मेरी बात आई? तो पहली क्वालिफिकेशन पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन है, दैट इज सिटीजनशिप। दूसरी क्वालिफिकेशन बायोलॉजिकल क्वालिफिकेशन है, दैट इज मिनिमम एज। लिख पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ठीक। थर्ड, क्या क्वालिफिकेशन है उसके पास? टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, कि वो क्या बन सके? लोकसभा का सदस्य। का मतलब एमपी लिख दूं यहां पर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकसभा का। बहुत ध्यान समझना। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन की जब मैं बात करता हूं तब ये क्वालिफिकेशन आपको कहां भी देखने को मिलेंगी? कॉन्स्टिट्यूशन में आगे, ठीक है। के अलावा इन क्वालिफिकेशन को किसने भी लिखा है? पार्लियामेंट ने। और इसके लिए पार्लियामेंट ने क्या बनाया? एक्ट। क्या बनाया पार्लियामेंट ने इसके लिए? एक्ट बनाया है। और वो एक्ट कौन सा है? वो एक्ट है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। उसमें भी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या दी हुई है? क्वालिफिकेशन। आई बात समझ में? गॉट इट? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हताएं कहां कहां हैं? बोलो गुरुजी। पार्लियामेंट्री एक्ट, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में। इसका मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो निर्हरताएं हैं, डिस्क्वालिफिकेशन हैं, जो डिस्क्वालिफिकेशन हैं वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए अर्हताएं नहीं है। अनहर होगा आदमी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। वही चीज अनर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशन किस पर भी एप्लीकेबल होंगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर। तो ये बात नहीं समझ में आ पा रहे हैं? का मतलब जो आदमी लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता वो आदमी क्या भी नहीं बन सकता? राष्ट्रपति। अभी तो बताओ, पहले बात समझ में आई मेरी? जो आदमी क्या नहीं बन सकता वो आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। समझ पाना मेरी बात को? ठीक है, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। मान के चलते हैं, अब मैं नाम क्या ही लूँ ऑनलाइन में, आप में से किसी का। मान के चलते हैं कोई एक्स पर्सन है, वो जेल में है, ठीक है। जेल में है तो उसको आप नहीं दे रहे राइट टू वोट, ठीक है। लेकिन उसको आप दे रहे हो राइट टू बी अ कैंडिडेट। यानी कि वो वोट तो नहीं डाल सकता लेकिन क्या बन सकता है? एक प्रत्याशी। क्या के चुनाव में, यानी कि लोकसभा में वो चुनाव लड़ रहा है, कहां से? जेल से, ठीक है। जबकि राइट टू बी अ कैंडिडेट के लिए ये बेसिक चीज है कि उसके पास क्या भी होना चाहिए? समझिए बात। वोट डालने का क्या बन रहा है? कैंडिडेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जेल में है अगर उसके पास राइट टू वोट नहीं है तो वो चुनाव में प्रत्याशी भी नहीं बन सकता, वो लोकसभा सदस्य बनने के लिए अहर नहीं है। यही बात समझ में? ये तो वोटर और कैंडिडेट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जो जो किसका वायलेशन हुआ? आर्टिकल 14 का, जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की। हाँ, जो आदमी वोट नहीं दे सकता वो कैंडिडेट नहीं बन सकता, और जो कैंडिडेट नहीं बन सकता वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता, और वो क्या भी नहीं बन सकता? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
वो क्वालिफिकेशन जो किसके लिए चाहिए, ये पढ़ेंगे आप आगे, लोकसभा का वो सारी क्वालिफिकेशन किसके लिए होनी चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। और वो क्वालिफिकेशन कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज द एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट लाइक पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। क्लियर हुई बात, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। अगली बात पर आइए, कौन सा लिखा हुआ है, लाभ का पद को इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो मैं कह रहा हूं देयर इज नो डेफिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ के पद की परिभाषा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी फाइनलाइज नहीं कर पाया व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, नहीं समझ बात। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक सामान्य डेफिनेशन जरूर दी है, मैं इस पर चर्चा करूंगा बाद में आपसे, ठीक। लेकिन एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा पद है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने यह जरूर बताया कि लाभ के पद से कौन कौन से पद हैं जो क्या होंगे, एक्सक्लूड। मींस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको मेंशन करता है, एक्सक्लूड करता है। पोस्ट को किससे करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। लेकिन यह नहीं बताता कॉन्स्टिट्यूशन कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा, इंक्लूड। मींस एक्सक्लूजन in the office of profit mentioned in the constitution of India, but the inclusion in the office of profit not mentioned by the constitution of India। क्लियर हुई बात। यानी कि लाभ का पद क्या, अगर आपसे पूछेंगे, आप मुझसे पूछेंगे या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार से पूछेंगे, तो वो चुप हो जाएगा, ये कहेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कोई जिक्र है ही नहीं, वह लिखा ही नहीं है कि कौन कौन सा पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, कौन कौन सा पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन ये लिखा जरूर है कि कौन सा पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। जैसे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होती, कर दिया एक्सक्लूड। लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एक्सक्लूड है। लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि गवर्नर की पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एक्सक्लूडेड है। का मतलब कोई गवर्नर रहते हुए किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रेसिडेंट। कोई प्रेसिडेंट रहते हुए किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रेसिडेंट। कोई वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए, बोलो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बाहर है। ये कैसे हैं, एक्सक्लूडेड। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड है। समझ पा रहे मेरी बात। तो इंक्लूजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्सक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। चार पॉइंट समझ में आए। पहली चीज क्या दिया, दूसरा मैच्योरिटी मिनिमम एज, यहां पर नोट कर लीजिएगा कैसी एज है, मिनिमम एज, ठीक है। और साथ में क्या दिया कि जो क्वालिफिकेशन एमपी के लिए चाहिए लोकसभा के, वो सारी क्वालिफिकेशन किसके पास होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के पास। समझ पा रहे मेरी बात। चौथी बात, क्या नहीं होना चाहिए उसके पास, लाभ का पद क्या है, देयर इज नो डेफिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान परिभाषा। लेकिन कौन से पद लाभ के पद से बाहर होंगे, इस बारे में संविधान कहता है। कौन से पद लाभ के पद के अंदर होंगे, संविधान कुछ नहीं कहता। तो आई होप सो आज आपको समझ में आया होगा आर्टिकल 56, आर्टिकल 57 और आर्टिकल 58, जिसमें 56 में लिखी हुई थी क्या, पदावधि, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, बोलिए, और 58 में लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन। याद रखेंगे इस बात को। तो लोकसभा सदस्य के लिए जो जो चाहिए अर्हताएं, वो सब किसके पास होनी चाहिए, राष्ट्रपति के पास। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। कल मैं इसके आगे बात करूंगा आपसे आर्टिकल 59 की, आर्टिकल 60 की और आर्टिकल 61 की, और फिर हम आ जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट पर। थैंक यू वेरी मच।